अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में मैं आपके साथ नबीला सिंधु पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हाथ से रहेगा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब का। सबसे पहले बात करेंगे ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया जिससे पीटीआई को वक्ती तौर पर बड़ा रिलीफ मिला है। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुक्म दिया था कि पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में किया जाए, जिसको पीटीआई ने चैलेंज किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करते हुए केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अकबर एस बाबर और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए 17 मई को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी और बददियानती के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्हें नून लीग ज्वाइन करने के मशवरे भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी के इल्जामात इलेक्शन कमीशन को कैसे गैर मुतनाज़ा रखा जाए। आमिर इलियास साहब क्या कहेंगे? देखें जी, जितनी आपने तमहीद बांधी है इसके अंदर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे गैर जानिबदार रखा जाए, फिर फ़िक्रा ये होना चाहिए फिर अदालतों को कैसे गैर जानिबदार रखा जाए, क्योंकि शिकायत तो उनको हर उस बंदे से है पीटीआई को, क्योंकि सांस चढ़ा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा 30 दिन के अंदर। या तो अंदर चोर है और वो फिर बार बार डराता है कि भाई ममनुआ फंडिंग है, फलानी है, ढिमकानी है। ठीक है जी, क्योंकि अदालत के पास सब लोग जाते हैं और जिसके हक़ में फ़ैसला आ जाए वो इंसाफ है और ना आए तो इंतकाम है। तो पीटीआई खुद ही गई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में नहीं गया था। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी ये अकबर एस बाबर को भी फारिग करें, 30 दिन भी फारिग करें। 30 दिन हो गए, पहले भी जब फैसला आया था सिंगल बेंच का, अब डबल बेंच का आ गया। इलेक्शन कमीशन कहाँ पार्टी बना इनके ख़िलाफ़? 7 साल से इलेक्शन कमीशन इस केस में लगा हुआ है और असल तो सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठता है कि जी आप इतने देर तक पेंडिंग क्यों करते हैं। अब है तकलीफ दे बात जो पीटीआई के लिए कि जी हमसे तो पूछ रहे हैं, बाकियों से नहीं पूछ रहे। भाई बाकियों के खिलाफ तो दरखास्त आपने दी, किसी और ने नहीं दी। आपके खिलाफ दरखास्त अकबर एस बाबर ने दी जो इमरान खान साहब के पहले दिन के साथी हैं। यानी वो जो लंका ढाने की कोशिश कर रहा है वो घर का बेदी कर रहा है, कोई मुखालिफ नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपने फ़ारूक हबीब साहब ने दे दी है, बिल्कुल ठीक बात है, उनका राइट है और जायज़ राइट है कि इनका हो रहा है तो हमारा भी करें। अब फिर इनसे सवाल ये पूछा जाएगा ना जी जो 7 साल तक केस लटका है इसमें क्या वजूहात हैं। फिर इलेक्शन कमीशन बताएगा ये सारी चीज़ें। जैसे उन्होंने कहा था कि जी हल्का बंदियों के लिए हमने 16 खतूत लिखे और ऑर्डर और ला इन्होंने बनाया कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हम इनको ख़त लिखते रहे कि लवाजमात पूरे करें, अखराजात पूरे करें और काम शुरू करें। इन्होंने नहीं किया। अब यही बात इसके अंदर है कि 7 साल में स्टे किसने लिए? क्या अकबर एस बाबर ने किसी दिन कहा कि आपने बिल्कुल इस ममनुआ फंडिंग के ऊपर स्टे दें मुझे, मैंने दरख्वास्त दी है, इसको डिले करें? नहीं। दूसरी सियासी जमातों को अब जो नोटिस हुआ है ना 27 तारीख के लिए, वो और मज़े का काम हो जाएगा। वो सारी जमातें आएंगी और ये जवाबदेह अकेली पीटीआई होगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ चीज़ें आ गई होती तो फिर ये ना कहते इनको भी इकट्ठा करो और हमें भी इकट्ठा करो। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हम तो डूबे हैं सनम और तुमको भी ले डूबेंगे, कि अच्छा हम फंस गए हैं लिहाजा सारों को फंसाओ। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की हर सियासी जमात को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि उसके शफाफ फंडिंग होनी चाहिए और उसमें कोई ऐसी ममनुआ फंडिंग नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान दुश्मनों से ली गई हो। ठीक है फैसल साहब, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से गैर मुतनाज़ा रखा जा सकता है? ठीक है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है वो किसी भी इदारे को जो है वो उस पर रियायत करने की या रहम खाने की जो है उसको बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, इदारों पे जो है मुस्लिम लीग नून भी हमलावर थी, लेकिन बड़े होम्योपैथिक स्टाइल में, शर्मीले अंदाज में, और एक खिड़की को खोल कर एक आदमी हल्की फुल्की मुखालफत करता था तो पीछे से जो है वो मुज़ाकरात का, मुफाहमत का जो है वो सिलसिला भी जारी रखते थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मराद भी लेते रहते थे, कभी बीमारी के नाम पर, कभी जेल के नाम पर रिहाई ले ली, कुछ ले, इस सब सारे मामला वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है चला रहे थे। लेकिन इमरान खान ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है वो सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ इख्तियार किया। उन्होंने सारी किश्तियाँ जला के, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इशू नहीं है, कोई भी इदारा उठा लें, आप अदलिया उठा लें, इलेक्शन कमीशन उठा लें, फ़ौज उठा लें, पार्लियामेंट उठा लें, इवन के आप आइन की किताब को उठा लें, उस आइन की किताब के साथ भी उन्होंने जो है कोई रियायत करने को जो है वो तैयार नहीं है। जो चीज़ भी वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़, उनके मिजाज के ख़िलाफ़,
और या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है जिससे उनके सियासी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है, तो उस पर उनका जो है ना बिल्कुल जो है वो क्या कहना चाहिए, कोई ऑप्शन कबूल नहीं है। फिर उस पर मुज़ाहमत ही करनी है, जंगी करनी है और कोई रियायत नहीं बरतनी। तो ये जो तहरीक इंसाफ की ये सोच है ये इदारों के लिए बड़ी नुकसानदेह हो चुकी है। अच्छा, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये सारी सियासी जमातों का इशू है, यही मुस्लिम लीग का इशू है, यही पीपल्स पार्टी का इशू है। तहरीक इंसाफ ने अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद धरने का ऐलान किया था तो यही मुस्लिम लीग नून, यही पीपल्स पार्टी, जब इनके खिलाफ जब कोई नैब में कोई तहकीकात होती थी ये भी हज़ारों अफराद के जो है वो लश्कर को लेके जाते थे। यही फजलुर रहमान साहब ने कहा था अगर मुझे बुलाएंगे तो पूरे पाकिस्तान से जो है लोगों को लेके जो है नैब के दफ्तर में जाऊँगा। तो ये जो सियासतदान है ये इदारों को जिस तरह गुलाम बन के रखना चाहते हैं, आज जो इदारों की जो तबाही हुई है इसका सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो सियासतदान है। तो इस सब में से इमरान खान नहीं खड़े हुए, किसी न किसी तरह सारे सियासतदान जो है एक ही सब में खड़े हुए, इनको अपने खिलाफ बर्दाश्त ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई फैसला आ सके, इनकी मिजाज के खिलाफ है। ठीक है, ताहिर महमूद अशरफी साहब, ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बहुत तारीफ किया करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज उनके इस्तीफे पर आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु और जब तो प्रॉपर तरीके से नहीं। ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। या सब यही सवाल आपके सामने है? अब सवाल आपका कि कैसे गैर मुतनाज़ा रखा जाए। बदकिस्मती से इस मुल्क का सबसे बड़ा तनाज़ा यही है कि यहाँ कोई भी अदारा गैर मुतनाज़ा नहीं रहने दिया गया। वो आमिर ने बिल्कुल ठीक बात की, फैसला आपके हक में आ जाएगा तो इंसाफ का बोलबाला हो जाता है, उससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपके खिलाफ फैसला आता है आप चढ़ाई कर देते हैं। अब फैसल जो बात कर रहे थे कि इमरान ने डिफरेंट वो रास्ता अपनाया है। पीएमएलएन ज़ाहिर है एक घाग समझदार पार्टी है, एक मुद्दत से वो सियासत में है, उनको पता है किस हद तक खेलना है, कहाँ खेलना है, किस प्लेयर ने जाके बेट आउट करना और किसने रोक के खेलना है और किसने बाहर बैठ के पेविलियन में बैठ के खेलते जाना है, वो सारा उनको पता होता है। उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। गुड कॉप बैड कॉप भी हमने बारहा सुना। एक वो अटैक कर रहा होता है मुसलसल और दूसरा कह रहा होता है नहीं 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 भाईजान इस तरह ना करें, ये देखें ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बिला वजह इस तरह कर रहे हैं यार, ये बुरी बात है, ना किया करें। वो करते करते उस स्टेज पे ले आते हैं। अब इमरान खान को समझ आई कि अगर इसी तरह से वॉर कोर्स पे जाके मामला ठीक किए जा सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उनका आपको पता है स्टाइल शुरू से वो अपना सुल्तान रही हैं, हमारी फिल्मों के होते थे ना, एक एंग्री हीरो हैं वो शुरू से। वो मफामत पे तो यकीन रखते नहीं हैं कभी भी, क्रिकेट में भी नहीं रखते थे क्योंकि अटैकिंग कप्तान भी रहे, बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। थोड़ी देर रोके उसके बाद एक मुझे याद है एक स्टेज आई थी कि वो सिर्फ शक्कों की प्रैक्टिस किया करते थे। वो उनका स्टाइल है, वो ऐसे ही चलेंगे। वो जहाँ तक इस केस का मामला था फॉरेन फंडिंग या इलेक्शन कमीशन से किसी उसको पॉलिटिकल पार्टी को उस पर पाबंदी लगवाने का, तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ नैप एक पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी जो हुआ करती थी, उस पर पाबंदी लगी थी, उससे हटके तो किसी पे नहीं लगी। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई वाले सोच रहे थे कि वो चूँकि घर का भेदी जब लंका ढाने पे आता है ना तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होती है। फिर एहतियातन फ़ारूक हबीब ने भी 2017 में इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया कि जी बाकी पार्टियों के भी करें। और मेरा ख्याल है जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला के वो जो डायरेक्शन है या रिमार्क्स हैं कि सब पार्टियों से एक जैसा सलूक किया जाए, मेरा ख्याल है उसके बाद गुंजाइश नहीं बचेगी पीटीआई या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास वो फिर कोई एतराज़ कर सके। लेकिन गैर मुतनाज़ा फिर भी नहीं होगा, ना इलेक्शन कमीशन होगा ना अदालतें होंगी। ठीक है, ताहिर महमूद अशरफी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इतनी शिकायतें क्यों होने लगी हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप सिफारिशों पर और जब आप बगैर मेरिट के सोचे, अगरचे जो उनकी ज़ाती शोहरत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वो बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर ये किसने लगाया था? मैंने और आपने तो नहीं लगाया, ना याद खान साहब ने लगाया। ये तो शेख रशीद साहब इनकी तारीफें करते थे, इनके गीत गाते थे, तो खान साहब ने उनको लगा दिया और खुद खान साहब भी इनकी तारीफ करते थे कि ये अच्छे आदमी हैं। अब मामलात बिगड़ गए। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है, अभी जो बात हो रही थी कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चले तो बड़े अच्छे रहते हैं,
और ये सबका मामला है, खाली इमरान खान साहब का मामला नहीं, ये हमारा एक कौमी अलमिया बन गया हुआ है कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो तो बहुत अच्छा है, मेरी ख्वाहिश के बरखिलाफ हो तो बहुत बुरा है। बाकी अगर उनका ये हक है, वो ये हक समझते हैं अपना कि भाई ये इनको नहीं होना चाहिए, ये मुतनाज़े हैं, ये पार्टी बन चुके हैं, तो बाकी भी मुल्क की पार्टियां हैं, इसको कोई ना कोई तरीक़ाकार तो होगा कानूनी, उस कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये मुजाहरे और ये जुलूस और ये इसकी बजाय अगर कोई कानूनी तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद पर ये देखा जा सकता है कि क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुतनाज़े हो चुके हैं और वो पार्टी बन चुके हैं, तो फिर तो ज़रूर उनको तब्दील कर देना चाहिए या उनको चले जाना चाहिए। लेकिन अगर जो कानून और दस्तूर कहता है वो उस मेयार के मुताबिक वो मुतनाज़े नहीं नज़र आते, तो फिर बहरहाल मुफाहमत और बातचीत यही आखिरी हल है। आप चाहे जितने मर्जी मैदान लगा लें, आपको अल्टीमेट बातचीत करनी है। अगर आपने साफ शफाफ इलेक्शन, आखिर इंतखाबी इस्लाहात भी तो होनी है इलेक्शन से पहले, आप बिल्कुल निगरान हुकूमत भी तो आनी होगी और चीजें होनी होगी, तो कैसे करेंगे आप? किस तरह मुमकिन है? क्या आप सड़कों नवाज और मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी ने जुलूस निकाला हो, दूसरी तरफ खान साहब ने निकाला हो और नारे लग रहे हो, वो कहे मेरा वजीर आजम लगाओ, वो कहे, ऐसे तो नहीं ना होता। ठीक है आप करें, लेकिन आप जो कानूनी तरीकाकार है, मुझे नहीं इल्म, मैं चूंकि नहीं हूँ, अगर कोई हमारी रहनुमाई कर सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ क्या पीटीआई कहीं कोई रेफरेंस दायर कर सकती है, कहीं कोई अदालत जा सकती है, तो उन्हें ये करना चाहिए, मेरी तो ये राय है, और इस तरह भी देखना चाहिए। हाफिज साहब, एक छोटा सा सवाल है, क्या आप भी सऊदी अरब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ? कौन सा मुसलमान है जो खान साहब ना चाहता हो कि वो अल्लाह के घर जाए? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सऊदी अरब जरूर जा रहा हूँ और जो भी अपने मुल्क और कौम के लिए कर सका वो जरूर करूँगा। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। इलियास साहब, कैसे गैर मुतनाज़िर रखा जा सकता है इलेक्शन? जी फैसल साहब, आपकी इजाज़त से जी मैं अशरफी साहब से एक सवाल पूछना है। तो ये पूछना है कि मौजूदा हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो बिरादर इस्लामी ममालिक से सही चल रही है? भाई अभी तो आए हैं बेचारे आज ही आप चाहते हैं कि वो मैं आपको कहा अभी तो आए हैं, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, वो ये है कि अरब इस्लामी दुनिया को जो हमारे मियाँ साहिबान हैं, बिलखुसूस क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रहे हैं बड़ा अरसा भी, और इनके वैसे भी ताल्लुकात जो हैं बनिस्बत खान साहब के अगर आप देखें तो एक तवील अरसे से इनका एक ताल्लुक है अरब इस्लामी दुनिया से। तो दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो जहाँ पे आके हम हार जाते थे या खड़े हो जाते थे, तो मुमकिन है कि वो चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मामला बेहतर होंगे और मियाँ साहब का ये दौरा कामयाब दौरा होगा, कामयाब रहेगा। हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। प्रोग्राम के जो टॉपिक था हमारा कि इलेक्शन कमीशन को कैसे गैर मुतनाज़ा रखा जाए, इस पर इलियास साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें गैर मुतनाज़ा रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पीटीआई कभी उनको मानेगी नहीं। जब तक फॉरेन फंडिंग का केस है, पीटीआई इनसे इख्तलाफ करती रहेगी इलेक्शन कमीशन से। हालांकि इन्होंने लगाया भी खुद ही अपनी मर्ज़ी से लगाया, जैसे बता रहे हैं कि शेख रशीद, और उनकी उस वक्त उनको नहायत ईमानदार कहा जा रहा था कि नहायत ईमानदार आदमी इलेक्शन कमीशन लगाया गया, और इससे जो इस्लाहात लाई जाएंगी इलेक्शन में जो निज़ाम में, तो वो जो था वो काम करने लगे, तो इनको फिर इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ इस वजह से कि फ़ॉरेन फंडिंग के केस की वजह से, और कोई इसमें बड़ा इख्तलाफ ये है कि बस बाकी इस मामले पर हुआ और देख लें कि कितना शदीद हो गया। अब ये मुतनाज़ा उस वक्त तक रहेंगे जब तक इनकी मुद्दत है, क्योंकि ये इसी तरह, क्योंकि जब तक केस में, अब तो ये चलें इनको रिलीफ मिल गया, अदालत आलिया ने इनको रिलीफ दे दिया कि इनको 30 दिन की बजाय अब ये तमाम सियासी जमातों का एक तरह ही सफ़ में खड़ी हो गई हैं, और तमाम का फॉरेन फंडिंग के जो केसेस का है उनको ऑडिट किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों का कुछ ना कुछ निकलेगा। ज़ाहिर है इनको भी थोड़ा खौफ था कि जी अकबर एस बाबर साहब ने जो इनकी जमात के थे उनको कोई ऐसे कागज़ वगैरह ना ले आएँ, कोई ऐसी शवाहिद ना ले आएँ जो इनके लिए मुश्किलात का सबब बने।
तो ये जो तमाम सूरत हाल है इस वक्त, ये PTI की जानब से अब देखें एहतजाज भी करना शुरू कर दिया ताकि इलेक्शन कमीशन पर एक प्रेशर रहे और उसको रंग दिया जा रहा है कि जी इलेक्शन जल्दी करवाए जाएँ। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, क्योंकि इनको पता है सारे केसेस का कि क्या है, उधर से गवर्नमेंट भी और इलेक्शन कमीशन को की जानब है, ये भी बताया जाता है ज़रा कि उनके पास ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं PTI की जो फॉरेन फंडिंग के बारे में। अब वो रिज़ल्ट पता नहीं क्या आता है उसका। तो इस सूरत हाल पर ये भी मुताहत हुए हैं और तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं कि क्या किया जाए। तो इसमें यही है कि बराबर ही एक जोर लगाया जाएगा ताकि इससे बचा जाए। जितना 7 साल तो गुजर गए हैं, मज़ीद साल इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि इसका फ़ैसला पहले ही कर देते। तमाम सियासी जमातों के अगर करते हैं ऑडिट वगैरह करते हैं तो उसमें अगर कोई मुतनाज़ा चीज़ पाई जाती है तो उसको बिल्कुल सामने लेके आना चाहिए, जो पूछना चाहिए और इस केस को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन को कैसे तनाज़ा रखा जाए, इस पर एक्सपर्ट की राय आपने जानी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशां है। इतलात ये आ रही हैं कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। $6 अरब कर्ज प्रोग्राम में $2 अरब का इजाफा कर दिया गया, जबकि मजीद 1 साल की तौसी देने पर भी इत्तफाक हो गया। इसी सिलसिले में IMF जल्द अपना जायजा वफ्द पाकिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान की तजवीज़ पर तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से शुरू होने की तवक्को है। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत सब्सिडी देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर तकरीबन 21 रुपये फ़ी लीटर, डीजल पर 51 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर, जबकि बिजली पर 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी दे रही है। इसी से मुतालिक सवाल कि IMF प्रोग्राम बहाल, आवाम को रिलीफ मिलेगा या तकलीफ, क्या कहेंगे अयाज साहब? रिलीफ तो भूल जाएं फ़िलहाल, जो आपकी मईशत के हालात हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर है अब ये तो पहले दिन से PMLN की गवर्नमेंट, बल्कि जब ये किया गया था मुझे याद है शायद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत तनकीद की थी इस फैसले पे कि ये ठीक नहीं किया, इस पे जो कीमतें कम करके फ्रीज़ कर दी थी इमरान खान साहब ने उस वक्त पेट्रोल की। फिर मिफ्ताह भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है सब्सिडी नहीं दे सकते। शौकत तरीन एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने कौमी ख़जाने में इतनी गुंजाइश थी, इतने पैसे थे जिसकी हमने ये सब्सिडी 3 महीने के लिए दी थी, फ्रीज़ की थी कीमतें। अब ज़ाहिर है हम तो चूँकि जाने वाला और आने वाले दोनों ही माहिरीन होते हैं, कारीगर होते हैं, इसलिए हमें तो समझ आ नहीं सकती कि कौन ठीक कह रहा है। और मुझे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तो अब इतनी सैचुरेशन हो गई है कि माहिर मईशत जो होते हैं ना वो भी डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। अगर किसी का झुकाव एक तरफ है तो वो दूसरे को बिल्कुल निगेट कर रहा होता है, दूसरी तरफ है तो वो पहले को निगेट कर रहा होता है। तो वो मैं तरस गया हूँ कि कोई मुझे ऐसा बंदा भी मिल जाए इस मुआशरे में अब जो ये बात करके मुझे समझा दे कि यार फैसला जिसने भी किया था ये फैसला ठीक है या गलत है। ये अब रिवाज इसमें गलत हो गया हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। ये मानना पड़ेगा कि ये कारीगर लोग हैं। देखें IMF ने 1 साल की तोसी भी कर दी, $2 अरब भी आपके लिए बढ़ा दे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था आपको? वरना तो मिन्नतों से तरलों से मिल रहे थे जब तक उनकी गवर्नमेंट रही इमरान खान साहब की। तो इस हवाले से तो उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट चेंज होने का ये फ़ायदा तो ज़रूर होगा। और मुझे इस IMF के उसके बाद यकीन हो गया कि सऊदी अरब से भी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं और उसके बाद चाइना भी मेरा ख्याल तैयार बैठा होगा कि ये आए और हम इनकी मदद करें। ठीक है, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब क्या कहेंगे, आवाम की तकलीफ में कुछ रिलीफ आने वाला है? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह 2 चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, एक तो जैसे अभी खान साहब ने कहा और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब भी जो है और चीन भी जो है पाकिस्तान की हमेशा की तरह दोस्तों की तरह बड़ी भरपूर मदद करेगा। और मदद के साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारे साथ तिजारत में, मईशत में, बाकी उमूर में जो हैं हम आगे बढ़ें। तो जो कोई मेरा ख्याल है रुकावटें थी वो दूर होंगी। और आज जो अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की है सऊदी अरब के दौरे के हवाले से, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह और क्लियर टास्क दिए हैं। तो अगर हमें जो हमारे हालात हैं इस वक्त, इसमें IMF और सऊदी अरब और चीन हमारे साथ खड़ा होता है तो लाजमी बात है आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ तो ज़रूर निकलेगा और आएगा। एक चीज़ और है जो कि बाजी में मैं अपने इस प्रोग्राम में कई बार कही है,
वो कल हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर जोहर टाउन पहुंच गए बाजार के अंदर और चेकिंग के अंदर। ये हमने 4.5 साल में नहीं देखा। वो 3.5 साल में हम कहते रहे कि डीसी साहिबान बाकी इंतजामिया वज़रा वो जाएं, इतवार बाजार हो, रमज़ान बाजार हो, तो उससे भी निचली सतह पे एक फ़र्क तो आता है, बहरहाल उससे फ़र्क तो पड़ता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह, और मैं समझता हूँ कि हमें वज़ीर आज़म साहब के दौरा है सऊदी अरब से, लेकिन एक पहली अच्छी तब्दीली ये है कि जो उन्होंने कहा है कि कोई भी वो और उनका कोई भी साथी जो है वो सरकारी खर्च पर नहीं जाएंगे, अपने खर्च के ऊपर जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, इसको जो अच्छी बात हो उसकी तासीर होनी चाहिए। और इस तरह अगर अच्छे जज्बे से आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। IMF प्रोग्राम बहाल हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। मईशत को इस्तेहकाम मिलने जा रहा है, इस किस्म की बातें भी हम सुन रहे हैं। क्या आवाम को कुछ मिलेगा? आवाम के लिए कोई रिलीफ सामने आएगा? नहीं, जाहिर है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो रिलीफ तो नहीं होगा। पहली बात कि जो मेरी और आपकी जेब से पैसे बच रहे हैं वो निकलेंगे। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी की बात है उसने पहले दिन कही थी, लोगों ने तनकीद भी कही थी, क्योंकि उनको ये पता था कि मईशत इस तरह की नौटंकियों से नहीं चलती। जब आप एक लार्जर एस्पेक्ट में देखते हैं कि उनको पता लग गया था इमरान खान को कि अब बचना मुश्किल है। वो जो कह रहे हैं ना, पहले तो नारे मार रहे थे ना कि आ जाओ मेरे पास और तुम लोगों ने अच्छा किया कि अदम एतमाद की तहरीक लाए हो, तो वो सारी बाद में भूल गए सब चीज़ें। फिर वो अमेरिका वाली कहानी बनाई कि पब्लिक की सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मईशत की बात क्लियर थी कि IMF से जो ये मुआहिदा शौकत तरीन करके आए थे, हमने ये खबर ब्रेक की थी जो कैबिनेट सेकंड लास्ट थी कि उस दिन सेक्रेटरी पेट्रोलियम समरी लेके गए कि जनाब ने जो रिलीफ दिया है उसकी अप्रूवल तो दें, और उसको बात ही नहीं करने दी गई। जैगम नकवी ने ये खबर दी थी, ब्रेकिंग हुई थी कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को इमरान खान साहब ने बात ही नहीं करने दी। वो इसीलिए ले गए थे कि जनाब ने जो ऐलान किया है, अमल करा रहे हैं, हमें पैसे दें। अब पैसों की अप्रूवल नहीं थी, वो आके शहबाज शरीफ की काबीना ने दी है पिछले रिलीफ के लिए भी, और जो अब तक चलेगा वो 30 तक चलता है, नहीं चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है जिसका स्टॉक एक्सचेंज में भी फ़र्क आया कि $2 बिलियन की इजाफी जो आ रही है, तो उससे आपकी मईशत को कुछ जो गिर रही है उसको संभालने में मिलेगा रास्ता। सऊदी अरब, चाइना और UAE, इन सब से वो सब चीज़ें आएंगी, और असल बात होगी कि अगर आपके लोग उसमें प्रॉपरली काम कर लें। जो ये पैसे सारे इमरान खान साहब को भी स्टार्ट में मिले थे, इन्होंने ऊपर से पैसे डाले, नीचे छलनी लगी हुई थी और रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि इनके पास माहिर मईशत की सूरत में असद उमर थे जो अब बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर बयान देते हैं, लेकिन अपनी नाकामी का कोई बात नहीं करते। कि इमरान खान को 2 साल बाद कहना पड़ा था कि हमें 2 साल बाद IMF में जाना, यानी स्टार्ट में अगर हम नहीं गए तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। यही वो मईशत को झटके हैं जो अब तक फील हो रहे हैं, और हमें अभी काफ़ी अरसे तक फील करने पड़ेंगे। सही। फैसल साहब, आपने हमेशा बारहा जब भी कोई भी बात होती है तमाम तर मामलात में महंगाई को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है। अब बिजली और पेट्रोल पर भी सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, उससे तो महंगाई का एक और भी तूफान आएगा, तो ये फिर रिलीफ कैसे आएगा सामने? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज 4 साल में पहली दफ़ा जो है ना, हमारे आमिर साहब को ताहिर अशरफी साहब की बातें अच्छी लग रही होंगी। तो इन दोनों को इस बात पे मुबारक हो, दोनों एक दूसरे को जो है आज बड़ा। मैंने कौन सी बात कही है ताहिर अशरफी साहब की अच्छी बात? जरा हमें भी वजाहत कर दें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छी वजाहत भी कर, मैं बोल रहा हूँ अच्छी लग रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ उनकी बातें, मैंने तो उनकी कोई बात नहीं की, मैंने अपनी बात की है। आप मुझे वजाहत करें कि मैंने कौन सी बात ताहिर अशरफी साहब वाली कही है। फैसल साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनकी बातें आपको। अच्छा देखिए, एक जो नौटंकियों की जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, नौटंकियों से हुकूमत नहीं चलती, बिल्कुल सही बात कही है। ये जो बाजारों के दौरे करना, प्राइस चेक करना, ये वज़ीर आज़म की नौटंकी पानी है। और क्या है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अगर बाजारों में जाके वहाँ तो बल्दियाती काउंसलर को जाना चाहिए जो है नहीं। कर ले, इस बात को यकीन कर ले कि इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, इस बात पे यकीन कर ले। ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ अदाकारी है। अदाकारी से ही आएगा सब कुछ। वो हुकूमतें जो है चलना नहीं करती। ये काम है ही काउंसलर का। अगर वज़ीर आज़म इस सतह पर आ गया है ना, तो जाहिर है एक ज़हनी सतह बंदे की वही हो। जब है ही कुछ नहीं तो जो बंदा कर रहा है उसको तो अप्रिशिएट कर दो। यार आमिर साहब, आपको मैं इतने आपके वज़ीर आज़म साहब की तारीफ कर रहा हूँ, उनको रास्ता दिखा रहा हूँ, बुराई से बचा रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा है मेरी बात का? चले बात कंप्लीट भाई, मैं भी तो आपको वही बता रहा हूँ, जो भी वज़ीर आज़म कर रहा है नहीं कर रहा, आप बात करें, नौटंकी ना करें। आप जज्बाती ना हो, हमेशा जज्बाती भूल गए।
अगर आमिर साहब याद करा देता हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ। आमिर साहब को, मैं तो बड़े आराम से बात आमिर साहब को मेरी बात बुरी लगी तो रोजे नौटंकी वाले वापस ले लेता हूँ। फैसल साहब बात कंप्लीट करें। खैरात नहीं वो तो करते हैं, आप कैसे वापस लेंगे? खैरात मिले, ज़कात मिले या कर्जा मिले, इससे कभी भी रिलीफ नहीं मिला करता। अभी भी ये जो कोशिश है ना, कर्जा ले लें, ज़कात ले लें, खैरात ले लें, अभी भी सऊदी अरब जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं ना, ज़कात दे दो, खैरात दे दो, कर्जा दे दो, मदद कर दो। भाई आप कारोबार की बात करने क्यों नहीं जाते हो? जो इमरान खान के दौर में सऊदी अरब ने जो यहाँ आके वादे किए थे, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों की उसके लिए क्यों नहीं जाते कि उनको जो है पूरा करो? आप हर वक्त भीख मांगने क्यों जाते हो? कशकोल लेके आप घूमते रहोगे, कशकोल से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। ये ठीक है कि मुस्लिम लीग नून का कशकोल लेके घूमने का जो तजुर्बा है वो बाकी जमातों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इनकी मामले में कशकोल के हवाले से बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, जो आमिर साहब इस बात की तायद करेंगे। इनसे अच्छा कशकोल लेके दुनिया में कोई घूम नहीं सकता। लेकिन कशकोल इस कौम का मसला नहीं है। आप इतनी बड़ी पुरानी सियासी जमात हो, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो इस कौम को कर्जे से निकाल सके? कशकोल लेके तो कोई भी जाके घूम लेगा, पैसे ले आएगा, इसमें आपकी सलाहियत ठीक है, इस पे कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना ही होगा। या सब आपकी जानिब आऊंगी कि आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, आवाम की तकलीफ में इजाफा होगा या कोई ना कोई रिलीफ निकलेगा? जैसे IMF के साथ ये नेगोशिएशन करके आए हैं, बातचीत करके उनके मुआहदे मान के आए हैं कि बिजली की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा जो आटे की सब्सिडी दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, तो वो ख़त्म की जाएगी। जो रिलीफ देने की बात शुरू हुई थी तो वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो टैक्सेस की मद में जो रिलीफ दिया था वो ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म होगी तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को एक टफ टाइम मिलेगा। अगरचे पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था IMF ने कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो उसके साथ बातचीत करेंगे, और उन्होंने बातचीत की और पाकिस्तान को 2 अरब अजाफी कर्जा मिल रहा है। और ये कर्जा हमें एकदम यकमुश्त नहीं मिल जाएगा, 6 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर, ये हमें हर दफ़ा मिलेगी, किस्त की सूरत में मिलेगी, 1 अरब 800 मिलियन डॉलर, ताकि हम जो उनकी शराइत पूरी करेंगे, आवाम को जितना टफ से टफ देंगे ताकि मुल्क आप स्टैंड कर सके, रेवेन्यू जनरेट हो, ये तमाम जो सूरत हाल पूरी करने पड़ेंगे। इसमें टफ टाइम मिलता रहेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट आवाम पर मुंतकिल करती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी शर्तें पूरी करनी है IMF की। तो जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी तो आवाम तो मुश्किल में रहेगी। तो ये जो कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा फिर बढ़ेगा, कर्जा अदा भी आवाम को ही करना पड़ेगा। कहना चाह रहे हैं कि जितना कंज्यूमर आवाम का निकलेगा उतनी आवाम को निकलेगा, आवाम फिर ये तो आपको पता है कि आवाम सारी ये तब्दीली चाहते थे, तब्दीली भी नहीं मिली। मईशत का इस्तेहकाम तो जरूरी है ना, आवाम को रिलीफ मिले, मईशत का इस्तेहकाम जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और आईनी बहरान के साथ साथ सियासी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। अदालती अहकाम के बावजूद वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ताकीद का शिकार। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इलेक्शन और उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। इसी मुनासबत से हम एक्सपर्ट के सामने ये सवाल रखेंगे कि पंजाब में आईनी बहरान कब और कैसे ख़त्म होगा। ताहिर अशरफी साहब क्या कहेंगे? ठीक है आमिर साहब, ये जो पंजाब का आईनी बहरान है ये कब और कैसे ख़त्म होगा, इस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। देखें, जहाँ तक बहरान की बात है तो ज़ाहिर है वो तो क्रिएट किया गया, कुछ है नहीं। और अब कल हाई कोर्ट ने ही फैसला करना है। पहले भी उन्होंने कहा था गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत दोनों के बारे में फ़ैसला भी हाई कोर्ट को करना है। अपील कल लग गई है और उनका मुख्तसर हुक्म होगा मेरे हिसाब किताब में, क्योंकि जब वो अपना एक फ़ैसला दे चुके हैं, माइंड बना चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि सदर मुमलिकत नामज़द करें। वज़ीर आज़म की 2 दफ़ा एडवाइस चली गई है और काफ लीग को वो पार्टी ही नहीं मान रही हाई कोर्ट। तो ठीक है, फिर कल फैसला हो जाएगा कि वो ख़ुद किसी को नामज़द कर देंगे, अपने आप को चीफ जस्टिस कर सकते हैं, या वज़ीर आज़म को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वज़ीर आज़म किसी को नामज़द कर दें और रोत हो जाए, क्योंकि वो इलेक्शन रिजल्ट और उसकी सारी कार्रवाई को हाई कोर्ट तस्लीम कर चुकी है। ठीक है अयाज साहब। मुझे तो अताउल्लाह तारड़ साहब के उस पर बयान पे आ रहा था कि 24 दिन से कोई, चूँकि वज़ीर आज़म सुबह से ही चल ही नहीं रहा, मुझे लगा है कि पिछले 4 साल में पहली बार तो सुबह से ही चल रहा है। इस वक्त को लग रहा है कि सुबह चल रहा है, अगर से वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि जब वज़ीर आला था तो आपके सामने था। तो मेरा ख्याल है कि कल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को वहाँ से ऑर्डर करने के फ़ौरन बाद हल्फ ले लेना चाहिए। इससे और हल कोई नहीं है, या सदर और गवर्नर की गिरफ्तारी को हुक्म दे दें, इससे कम पे बात नहीं है। ठीक है इलियास साहब। अब तो देखिए जो सूरत हाल है, अदालत कल फैसला करेगी, जिसको भी नॉमिनेट करेगी उसके बाद वही हलफ लेगा। लेकिन आज बुज़दार साहब ने इजलास तलब कर लिया था जब उनको पता चला कि 24 दिन से कोई नहीं, तो आज उन्होंने फ़ौरन सबको, चीफ सेक्रेटरी को, IG को और दूसरे सेक्रेटरीज को बुला के इजलास किया, तरक्याती कामों
और दूसरे अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ये बड़ी अब अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह खैर करे कि उन्होंने, अब उनको पता चला वो निगरान वज़ीर आला आज उनको पहली दफ़ा पता दोबारा वापस चलो, लेके जाना ये भी अच्छा हो गया। फैसल साहब, अभी अदालत के फैसले के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा, लेकिन जो इस मामले में ताख़ीर हुई है, ये मुनासिब रवायत कायम नहीं हुई। फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, सूबे कैसे चल रहा है नहीं, लेकिन ये रिवायतें कायम हो रही हैं, रिवायतें अच्छी नहीं है। हमारी जमहूरियत के हवाले से, हमारे कानून के हवाले से, आइन के हवाले से ये रिवायतें नहीं कायम होनी चाहिए थी। ठीक है, रवायतें कायम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी रिवायत कायम हो रही है तो मुमकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी कोई भी रिवायत आगे आने वाले दिनों के लिए या अगली सियासत के लिए ना कायम हो। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।